हाँ जी, करें शुरू। हाँ, तो मैंने 2 3 4 क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को, पहले तो उसकी बात करते हैं। कौन कौन से? 2 दिए थे ना? 3? कौन कौन से? टेंशन वाला। टेंशन की वैल्यू क्या थी पहले ये बताओ। जैसे ये रोड है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, ये ओमेगा, राइट, है ना? तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर यहां टेंशन का वैल्यू क्या होगा बताओ। एम, कहाँ लिखा तूने? ओके, ना यार ये गलत है। हम्म, और किसी ने निकाली थी? हाँ, प्रेशर तो निकालना था, कितना है प्रेशर बता। अच्छा, अपन तो पूरा निकाला, ये तो ठीक है। और एरिया वेरिया, हाँ प्रेशर ठीक है, प्रेशर ठीक है, गुड। प्रेशर में लफड़ा नहीं पड़ता, प्रेशर आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए तो मैंने टेंशन का बोला। गड़बड़ टेंशन में होती है, प्रेशर में कोई गड़बड़ होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर में आप सीधे सीधे चले घर पहुंच गए। टेंशन में थोड़ा सा लफड़ा, इसलिए मैं टेंशन कैलकुलेट करने की बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आपका ओरिजिन है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? और जब आप इधर चलोगे तो टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अरे भाई, मैंने क्या कहा था, ये सर्कल है, 2 पार्टिकल का एग्जांपल नहीं दिया था? यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ टेंशन कम है या ज्यादा है ना? और मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल जोड़ दें रोड बन जाएगी। तो यहाँ टेंशन जीरो होगी या मैक्सिमम होगी ना? तो जब हमारा एक्स बढ़ रहा है तो टेंशन बढ़ रही है कम हो रही है? तो अगर यहाँ छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर करोगे आप, तो उस एलिमेंट के इस एंड पर उस एंड पर चेंज इन टेंशन होगा नहीं होगा? वो चेंज इन टेंशन dt है, कितना? तो आप उसको प्लस dt नहीं लिख सकते, माइनस dt लिखोगे तो आंसर सही आएगा। क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन कम हो रही है, तो चेंज आपका नेगेटिव है। ये गड़बड़ होता है बस, नहीं समझ में आई बात? अच्छा, ये छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मास डीएम ले लेता हूं, तो इसका जो फ्यूगल होगा, इस एलिमेंट का फ्यूगल जो होगा वही चेंज इन टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट विथ नेगेटिव साइन? अरे बोलो भाई, आप क्या करेंगे बताओ? अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इंटीग्रेट कर दूं, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन जीरो, नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं टेंशन में चेंज की, तो टी और यहां टी वन कुछ लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो ये जीरो है, नहीं समझ में आई बात? यहां टी लेना पड़ेगा। तो यहां dt का इंटीग्रेशन तो माइनस टी ले लूंगा, वहां से यहां करके, वहां जीरो लेना टेंशन। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लूंगा, वो एल है और ये एक्स है। तो जब वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर सही आएगा। नेगेटिव लेना जरूरी है, होपफुली समझ में आ गया होगा। बच्चे क्या करते हैं, dt ले लेते हैं प्लस, उल्टा आता है वो, नहीं समझ में आई बात? ये तो गड़बड़ यहां की। ठीक है, अब दूसरी चीज, फ्लूइड में तो बड़ी आसान चीज है, फ्लूइड में नेगेटिव पॉजिटिव वाला पड़ा ही नहीं है, नहीं समझ में आई बात? क्या करना था आपको बताओ, ये ट्यूब है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर कर ले, तो इसका फ्यूगल बाहर लग रहा होगा, और वो फ्यूगल ही कहीं ना कहीं फ्लूइड प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स डिफाइन करेगा, नहीं समझ में आई बात? तो डीएम की जगह क्या लेंगे अपन, मास तो डीएम ही लेंगे, पर डीएम को लिखेंगे क्या, रो, इसका वॉल्यूम डीवी लिखेंगे, इसकी लेंथ अगर डीएक्स लिख लूं, यहां तक की लेंथ डीएक्स लिख लेता हूं, और एरिया ए लिख लेता हूं, वॉल्यूम क्या लिखूंगा, ए डीएक्स इंटू रो डीएम बनेगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, नहीं समझ में आया? ऐसे करते करते मैं यहां से यहां मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, याद रखना, उसमें टेंशन यहाँ मैक्सिमम थी, इसमें यहां फोर्स मैक्सिमम है, यहां फ्री सरफेस ये बनेगी, नहीं समझ में आई बात? और यहां प्रेशर मैक्सिमम आएगा, तो पहले फोर्स निकाले फिर एरिया से डिवाइड कर देना, आपका प्रेशर आ गया, नहीं समझ में आया? और बहुत आसान है, जीरो से एल ही लेना है आपको लिमिट, और जीरो से एफ लेना है उधर,
तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला पड़ा ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हुआ ही नहीं। mg नहीं कंसिडर करेंगे। यस, mg का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। आपका जो रोटेशन का फ्यूगल है उसको इतना डोमिनेट किया, सिर्फ रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर तो कहानी बदल गई, फिर तो बहुत कुछ बदलने वाला है mg होने पर। तो नहीं समझ में आई बात। हमें सिर्फ फ्यूगल की वजह से लगने वाले फोर्स की बात करनी है, हमें कैलकुलेशन ही उसका करना है। mg होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो आपकी जो प्रेशर लाइन है वो ऐसे बनेंगी नहीं, फिर तो वैसे बनेंगी, इंक्लाइन बनेगी ना फिर तो। नहीं समझ में आई बात। और मैं पिछले क्लास में एक तरीका बता दिया आप लोगों को, बजाय उसके जाने के, किससे, रिजल्टेंट के, फ्लूइड प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है डिफरेंट फोर्सेस का, तो एल्जेब्रिक सम करो। कहाँ एंगल ढूंढने बैठे, बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। हाँ वो कहानी अलग थी, वैसे सवाल आते थे पहले, हमारे नहीं आते थे। आईआईटी में जो रिटर्न पेपर होता शुरुआत में हमारे जमाने में, तो क्या पूछते थे पता है आपको, आप गाउस थ्योरम लगाते हो ना, फटाफट गाउस थ्योरम लगाते हो, गाउस थ्योरम लगा करके और फील्ड निकाल लेते हो। नहीं समझ में आया। वो बकायदा नोटिस करते थे, वहां लिखते थे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना विदाउट यूजिंग गाउस थ्योरम, स्फीयर, हेमीस्फीयर, तो फिर आपको पूरा इंटीग्रेशन जाना पड़ता। वो तो मैथमेटिक्स वाले लोग, उनका टेस्ट ही वही था, हमारे लिए थोड़ा वैलिड है। तो हमारे तो रास्ते हमने ढूंढ रखे आसान तरीके। आप लंबे मेथड से जाओगे, आपका पेपर ही पूरा नहीं होगा। पिछली बार का पेपर कितना लेंदी था, टफ थोड़ा था पेपर। इस बार जो पेपर आया नीट का हमारा, टफ थोड़ी था। टफ होता तो 720 लाते ही नहीं बच्चे, लेंदी था। तो जो बच्चे अच्छे थे, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन की, जिनकी स्पीड अच्छी थी, उन्होंने पूरा पेपर टाइम पे अटेम्प्ट कर लिया, नंबर पूरा आ गए। गेम ही टाइम का होता है। अगर पेपर लेंदी आया तो हमारी स्पीड नहीं है कि हम गलत तरीकों से सवाल सोल्व करने की आदत पड़ी हुई है। पता है क्या होता है, जब आप सवाल सोल्व कर रहे हो, आपने पता लगा यार 10 ही क्वेश्चन किए और आधा घंटा खत्म हो गया, फिर आता है प्रेशर, और उस प्रेशर से 4 सवाल और गलत होते हैं, तब बिगाड़ के आते हैं लोग पेपर। तो अगर स्पीड आप मेंटेन रखोगे, सही टाइम पे क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे, तो डेफिनेटली दिमाग में कोई फालतू चीज आएगी नहीं, पेपर टाइम पे सोल्व होगा कैसा भी हो। और उसके लिए आपको सही रास्तों से जाना पड़ेगा। खैर, जितना रास्ते में चीजें आएंगी इस टॉपिक को लिंक करेंगे फ्लूइड की, मैं बताता रहूंगा। बाकी चीजें फिर आप जब भी प्रैक्टिस करें ध्यान रखें, कैलकुलेशन हम आसान तरीकों से करें। कई सवाल ऐसे आते हैं, देखो मेरी सिंपल सी बात बताओ, जो लोग नीट का पेपर बना रहे हैं, क्या उनको नहीं पता हम बायो के लोग हैं? उनको भी ये बात अच्छी तरह पता होती है कि हमें मैथ्स पसंद नहीं थी, इसलिए हमने बायो ली, तो हमें कैलकुलेशन में कोई ज्यादा शौक नहीं है। तो सिंपल सी बात ये कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन में उलझ रहे हो, इसका मतलब यू आर गोइंग इन रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पे हो। सही रास्ता कोई दूसरा है, जिससे बस आसानी सवाल आ जाएगा। और ये हैबिट डालनी पड़ेगी जब एलन के मेजर होंगे, तब तब आपके इंप्लीमेंट होगा वहां, वहां सीधा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 2 केस मैंने और दिए थे, है ना, तो बड़े आसान थे। जब एक यूट्यूब को रोटेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लिम्ब, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हमारा फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, उसमें आर की जगह क्या हो जाएगा, एल। यही किया होगा, नहीं किया था भाई। ये ट्यूब जो है हमारी, देखो ये ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो इधर फ्लूइड राइज कर जाएगा ना, और इधर फ्लूइड कम होगा फ्यूगल की वजह से। तो इन हाइट का जो डिफरेंस होगा एच, उसमें ये अगर ये एक्सिस है और इसका जो रेडियस है उस एल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान के चलना होता, अकल नहीं लगानी। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बन गया। नहीं समझ में आई बात। तो जो हमारा फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, उसमें क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2g। समझ में आ गई बात, इतनी सी कहानी। अब सुनो, अगर मैं इस एक्सिस को लेके यहां आ जाता हूं, ये R1 है और ये R2 है, तो जिधर रेडियस ज्यादा होगा उधर का फ्यूगल बड़ा होगा। नहीं समझ में आई बात। और जिधर रेडियस कम होगा उधर का फ्यूगल, और जिधर फ्यूगल ज्यादा होगा उधर हाइट भी ज्यादा होगी, तो दोनों की हाइट का डिफरेंस आएगा ना। नहीं समझ में आई बात। तो मान लो इसमें हाइट यहां तक है, उसमें हाइट यहां तक है, और यहां बनेगा पैराबोलॉइड ही। अगर इसका आप सही स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बनता है, वो यूं ऐसे कर दीजिए, ऐसे बनता है। तो वो एक्सिस थी, तो इधर का हाइट इस रेफरेंस लाइन से h1 है, उधर का h2 है। h2 बड़ा होगा नहीं होगा, और h2 माइनस h1 ही क्या होगा, h। नहीं समझ में आई बात। और h2 माइनस h1 इक्वल टू h अगर लिखें तो h की वैल्यू क्या लिखें, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g r2 स्क्वायर माइनस, दैट्स इट। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इनके आंसर थे। क्या, y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
100%। पर वो तो इक्वेशन देगा तब ना, जरूरत कहाँ आ रही है उसकी, वो तो आ गई ना हमारी। अरे भाई जब वो डेरिवेशन बताया था मैंने, टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, उसके इंटीग्रेशन से क्या मिला था, वही तो मिला था, वही तो आ रहा है वो। मैं एक कौन, मेरी बात सुनो यार, ऐसे तुम भूल, तू नहीं आया था ना पिछली क्लास में? अच्छा लिखा था क्या? वो क्या आया था बताओ अपना, अपने डी वाई इक्वल टू क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर बाय जी एक्स डी एक्स आया था ना। अब इसको डायरेक्ट विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन कर दो तो ये y मिल गया, y इक्वल टू क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, ये k है कि नहीं, तो y इक्वल टू क्या मिला, वही तो है भाई। नहीं इक्वेशन पे बोला कि ठीक है, बढ़िया आगे जाना नहीं चाहते अन्य सी जगहों पे ना, काम की चीजें, टाइम कम है हमारे पास, टाइम के लिमिटेशन है ना, ये बहुत सारी चीजों को जोड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हम क्या कर रहे थे, कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, राइट। और मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दिया था होता क्या है। अरे समझाया था नहीं समझाया था? अब बढ़ो, देखो कुछ मजेदार चीजें समझते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, यहां संभल के चलना, आर्किमिडीज प्लॉटिंग। हाइड्रोस्टैटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जो आज और कल भी चलेगा, हाइड्रोस्टैटिक्स बेटा 2 लेक्चर में पढ़ाना होता है, हम पढ़ रहे हैं 4 लेक्चर में, जबकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम था। इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन एंड हाइड्रोस्टैटिक, बाकी सब जगह से लिमिटेड जगह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनती है और यही गड़बड़ होती है, तो यहाँ ज्यादा एम्फेसिस करने की जरूरत है। सुनो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ फ्लोटिंग स्टेट के अंदर, राइट। अब डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये फ्लोटिंग स्टेट में और रेस्ट पे है तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसका फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो फॉर फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या कहानी होगी, आप कहेंगे साहब इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर, वो mg से बैलेंस हो रहा होगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं mg इक्वल्स टू एफ बॉइंट या अपथ्रस्ट, बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा, और इसका टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी, वी इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम, राइट। साथ ही साथ ये शेडेड सेक्शन जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, इसको हम वी इनसाइड बोल सकते हैं ना, यही पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाओ यहां, एम जी की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा वी जी, और पॉइंट की जगह क्या लिखूंगा, रो ऑफ वाटर वी इनसाइड इनटू जी, ये वाटर है, ये भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ सिर्फ वाटर के लिए वैलिड है। हालांकि दूसरी बॉडी दूसरे में लगा दोगे आप दिमाग लगा के, पर वाटर के लिए डायरेक्टली कैसे लगाओगे वो मैं बता रहा हूँ। यहां तक कहानी क्लियर? जी को करते हैं कैंसिल, और यहां से निकालते हैं वी इनसाइड अपॉन वी इक्वल्स टू सिग्मा बाई रो ऑफ वाटर। क्या दिखा तुम्हें? इस फॉर्मूले को देख के क्या समझ में आता है तेरे, ये बता। देखता हूं, टेस्ट करते हैं अपन ना। मैं जो जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बोल रही। और कोई तुम में से गर्ल्स डिपार्टमेंट, कोई नहीं? वही वो बोल रही थी, इधर बताएं बॉयज डिपार्टमेंट। मैं तुम वो सब, तुम्हें वो अर्जुन वाली कहानी पता है? यस 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 यस, अर्जुन वाली कहानी पता है ना, सारी दुनिया को क्या दिखा था, बर्ड, और उसको दिखाई थी आंख। मैं वो आंख सुनना चाह रहा था तुमसे, जो इसने अब बोला। ये सिग्मा बाई रॉफ वाटर क्या है, इट्स रिलेटिव डेंसिटी। नहीं समझ में आई बात? तो यहां कहानी क्या है, वी इनसाइड
अपॉन v इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी आ रहा है भाई। अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाइड कर दो तो परसेंटेज आ गया। क्या परसेंटेज? परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। नहीं समझ में आई बात? तो अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता हो तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कितना परसेंट अंदर रहेगा, कितना परसेंट बाहर है। मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं आपसे कहूं किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, क्या मतलब समझ में आया? कि 80% अंदर रहना है, 20% बाहर रहना है। तो सवाल वाल नहीं तो तुम्हारे क्यूब है वो पानी में तैर रहा है, उसमें होल करना है, कितनी भी रस्सी की लेंथ हो के पानी निकाल सके, कुछ नहीं करना। रिलेटिव डेंसिटी देखो, उसे परसेंटेज वॉल्यूम अंदर मिल जाएगा, सीधा लेंथ बता सकते हो। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। ये कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे और आंसर बताएंगे। फॉर एग्जांपल जो आइस होती है, आइस की रिलेटिव डेंसिटी जनरली 0.9 से 0.97 तक होती है। आइस भी तो अलग अलग तरह की होती है ना। अरे भाई, हम अपन फ्रीज में जब आइस के आइस क्यूब जमाते हैं ना बॉक्स के अंदर, तो एक तो होता है कि आप नॉर्मल पानी रख दो, नॉर्मल पानी से आपने बर्फ जमाई तो वो सफेद होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। थोड़ा सा पानी को बॉईल करो, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, आप आइस जमाओ, वो क्रिस्टल होगी कांच की तरह। अब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। पहले वाले केस के अंदर उसके अंदर वाटर सॉरी एयर एयर ट्रैप थी अंदर, इसलिए वो सफेद होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो सारी एयर अगर निकल जाएगी तो हाँ वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आई बात? तो आइस की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई हमारे पास आइस क्यूब है या आइस ब्लॉक है, सीवी के अंदर कहीं फ्लोट कर रहा है या कहीं पानी में फ्लोट कर रहा है, उसके रिलेटिव डेंसिटी मान लो आइस क्यूब की 0.9 है, क्या मतलब समझ में आया? सब 90% डूबा हुआ होगा, 10% ऊपर दिख रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? बहुत बेसिक चीज है, वो यहां से डायरेक्ट समझ में आता है। और अगर मान लो वो पानी के अलावा किसी और चीज में तैराते तो कोई बुरा थोड़ी मानेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। पर इनकेस ऑफ वाटर तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना। बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं यहां से आगे, सुनना। हाँ? क्या? वो थर्मोडायनेमिक्स है, हर जगह अपन इतना अंदर नहीं घुस सकते। वो मैं बोल के पछता रहा था कि मैं गलत जगह निकल गया। वो थर्मोडायनेमिक्स की कहानी है, ठीक है, करके देखना, फ्री का एक्सपेरिमेंट है। अपन पानी जमाते हैं ना, बर्फ बर्फ जमाते हैं अपन आइस, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मल पानी भर रख देते हैं उसमें, फिर आप आइस क्यूब को देखा करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइस जो है पहले के कंपैरिजन में इस बार थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट है यार। वो सब कुछ डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने पानी को कैसा यूज किया है। और ये भी सच है कि थोड़ा सा अगर गर्म पानी हम रख के, हल्का सा गर्म, बहुत ज्यादा बॉइल करके नहीं रखना, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा करके आप फ्रीजर में रख दो, वो जल्दी जमती है। अगर जल्दी आपको आइस ब्लॉक चाहिए, आइस क्यूब चाहिए, तो थोड़ा सा गर्म करें, हल्का सा ल्यूक वार्म जो होता है ना, पीने वाला कंडीशन जो है, वैसा पानी रखें, फटाफट थोड़ी देर में आइस। ये सब थर्मल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बात करते हैं। पहले आपने बहुत सारे सवाल ऐसे किए होंगे एसएचएम के अंदर जहां फ्लूइड से रिलेटेड एसएचएम ऑसिलेशन होता था, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होगा कि जब अलग अलग लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग टीचर्स, उन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एक लाइन में समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। कई कंसेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, इस चैप्टर में भी आएगा, उसमें भी आएगा, और डेफिनेटली सब लोग पढ़ाते हैं उसको, और उनके तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। आपका अपना आप कंफर्ट जोन देखें कि यार फला टीचर ने पढ़ाया था, वो मेरा कंफर्ट जोन था, मैं उस तरीके से ज्यादा आसानी सवाल सोल्व करता हूँ, तो उससे करें। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उससे करें, क्लियर। पर कहीं भी लगेगा हाँ यार ये आसान तरीका है, तो फिर उसको फॉलो करें, राइट। अब एक सिंपल सी बात, एसएचएम की बात करेंगे पहले हम। तो एक सिंपल सी बात ये है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और ये किसका होता है बताइए? ये हर तरह के एसएचएम का टाइप है, जहां के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स। अब सुने ध्यान से,
सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? The restoring force acting on the oscillating body must be changes linearly with respect to displacement from the mean. लीनियर फंक्शन आएगा तो बनेगा कहानी। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केसेस हैं जहां लीनियर फंक्शन नहीं आता। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रिंग वाला जो केस होता था, उसका ग्राफ याद है कैसा आता था? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये केस है, ये प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई माइनस क्यू चार्ज रख दो तो इसमें फोर्स इधर लगता है। इस चार्ज पे यहाँ फोर्स 0 था, इसलिए इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। और जब डिस्प्लेस उधर करोगे तो फोर्स इधर लगेगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स उधर लगेगा, मतलब ये फोर्स रिस्टोरिंग। पर इसकी जो वैल्यू है फोर्स की, F इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स होती है। और इसका अगर ग्राफ देखोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो अगर ग्राफ देखोगे तो अगर ये एक्स ले लूं और ये फोर्स ले लूं तो ग्राफ कैसा मिलता है? ऐसा कुछ मिलता था क्या? ये मैक्सिमा प्लस माइनस r/√2 एंड सो ऑन, राइट। अब ये तो लीनियर तो ग्राफ नहीं है, इसका मतलब फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली चेंज, तो ये एसएचएम तो नहीं करेगा, ये एसएचएम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसमें, इस ग्राफ में मैंने सारी एक्स की बड़ी वैल्यूज हटा दी, अब आपको ये एसएचएम का ग्राफ मिल गया। अरे ये तो होता था यार नेगेटिव स्लोप के साथ f इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x छोटा होगा तो लीनियर फंक्शन आएगा, और वो आता भी है। अगर x छोटा होगा तो x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो r³ बच गया, बचा नहीं बचा। क्या यही रिस्टोरिंग होगा? और इसमें x के अलावा जो कुछ भी है वो k है, k को यहां डालो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नहीं समझ में आई बात? तो हमें करना क्या है, जो एसएचएम के अलग अलग पार्ट होते हैं, एसएचएम का पहला पार्ट होता है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, फेजर वेजर सब उसी में आता है। एक होता है मॉडल ऑफ एसएचएम, जब अलग अलग तरह का ऑसिलेशन पढ़ते हो, टाइम पीरियड के फॉर्मूले निकालते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लूइड में बात करें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और इसमें एक सिलिंड्रिकल बॉडी फ्लोटिंग स्टेट में है, तैर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? इसका mg पॉइंट से बैलेंस हो रहा है। अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा बाहर निकाल के छोड़ दूं या दबा के छोड़ दूं तो ये ऑसिलेशन करती है ना, ठीक है। हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली बदलता नहीं बदलता। कहानी ये है कि बजाय आप ऐसे केसेस के अंदर फालतू कैलकुलेशन करने के, सीधी सीधी बात करो, वो वजह ढूंढ लो जो ऑसिलेशन की वजह है, और कोई फोर्स हमें लेना ही नहीं बीच में, फटाफट आंसर आते हैं। मैं क्यों लूंगा mg, वो तो कांस्टेंट था। नहीं समझ में आई बात? मैं उस पॉइंट को भी क्या क्यों लूंगा जो पहले से इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी था। ना मैं इसको नीचे पुश करता, ना एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर जाता, ना इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऊपर लगता, ना ये ऑसिलेशन करता। नहीं समझ में आई बात? तो हम सारी कैलकुलेशन भाड़ में गई, सीधी सीधी बात करेंगे। सब वजह जो ऑसिलेशन की है ना, वो ऑसिलेशन की वजह ये वाला वॉल्यूम है जो अंदर एक गया। अगर मैं इसको y नीचे पुश करता हूं तो कितना वॉल्यूम अंदर गया? ay। नहीं समझ में आई बात? तो ay वॉल्यूम अंदर गया तो रो v इंटू जी एक्स्ट्रा पॉइंट लगा, और ये रिस्टोरिंग है, और उसमें y के अलावा जो कुछ भी वो किया तो टाइम पीरियड मिल गया। नहीं समझ में आई बात? तो हम टाइम पीरियड क्या लिखेंगे बच्चे? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ, m बाय रो ए जी इज द आंसर। y तो बढ़ गया ना, वो अलग कहानी है सारी। हाँ जी, अभी रुको ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाया नहीं था ये पढ़ लिया था मैंने, अपन ने यूट्यूब वीट्यूब सब कर लिया, कर लिया था ये सब अपन ने। तू कॉपी में, तेरी कॉपी देखी मैंने, ये कल नहीं आया था। अरे यार, हाँ वी भी बता दिया था ना, फिर क्यों इतनी देर से मजा ले रहे हो? अरे यार ये लफड़ा पड़ जाता है ना, दो अलग अलग बेचेस में स्पीड अलग अलग होती है। अब वो बेच की स्पीड अलग है, वो तुमसे पीछे चलेगा, दो क्लास में पीछे हो गए वो लोग। कोई बात नहीं, अब बढ़े यहां से आगे। चलिए अब देखें क्या करते हैं, कुछ चीजें, कुछ छोटे छोटे सवाल सुनेंगे। पहले एक मजेदार क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी 0.5
मेरे सवाल का जवाब ध्यान से देना। पहले एक सवाल पूछता हूं तुमसे मैं। देखो, ये हमारे पास है ना, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, वाटर। क्या है ये? वाटर। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, सॉरी, दो बॉल्स हैं जिनका वॉल्यूम सेम है पर उनकी रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है। एक बॉल, बॉल ए की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1/2 है, और बॉल बी की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 2 है। अगर इन दोनों बॉल्स को मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा? 2 रिलेटिव डेंसिटी वाली बॉल सिंक करके बॉटम पे बैठ जाएगी, है ना, और जिसकी 0.5 है वो आधी डूब रही होगी, आधी बाहर होगी। राइट। अब हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं कि दोनों बॉल्स को धागे से बांधा और जोड़ दिया, यानी जो बॉल तैर रही थी उसको धागे से बांधा, पूरा डुबोया और नीचे वाली बॉल से बांध दिया। यानी कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। सवाल ये है कि थ्रेड में टेंशन कितना है और बॉटम से बॉल बी को नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताएं? इक्विलिब्रियम है, सिस्टम रेस्ट पे है ना। सुनो मुझे, बॉइंट फोर्स किस पे ज्यादा होगा? सेम होगा ना बॉइंट तो। दोनों का रेडियस सेम है यार, दोनों बराबर है बॉल, मैंने बोला ना। ठीक है, ऐसे बोल दो, रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बी। मतलब दोनों का रेडियस सेम, मतलब वॉल्यूम सेम हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया, दोनों पर लगने वाला पॉइंट फोर्स सेम हो गया, दोनों अंदर है ना टोटली। अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम देखते हैं। आप मुझे बताइए, बॉल ए पर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? रो वी जी। इसका एम जी किधर है? तो एम ऑफ ए इंटू जी कितना बनेगा? रो वी जी बाई 2। रिलेटिव डेंसिटी हाफ, मतलब इसकी डेंसिटी रो बाई 2। अरे यार, पक्का ना? गुड। अब इस पे टेंशन भी नीचे होगा ना, तो बेटा टी की वैल्यू क्या आ गई? रो वी जी बाई 2। अब बॉल बी का जो यहां से नॉर्मल है, पहले उसकी वैल्यू बताओ। रो वी जी, 2 रो वी जी। तेने 3 बोल दिया अभी। यस, रो वी जी बाई 2। सिंपल है ना? हाँ, रो वी जी बाई 2। ठीक है। अब हम बोल, ये तो ए थी, बी की बात कर। अब अगला सवाल तेरे से पूछूंगा और पहली बार में सही आंसर देना, वरना खोपड़ी भी पड़ जाएगी। ये देखो, ये बी बॉल है, राइट। एम जी कितना है इसका? 2 रो वी जी। ये एम ऑफ बी इंटू जी होगा ना। ऊपर जाओ, टी कितना? रो वी जी बाई 2। पॉइंट कितना? रो वी जी। तो बचा हुआ नॉर्मल कितना मिला? रो वी जी बाई 2। राइट। अगला सवाल सिर्फ तेरे से, बहुत जल्दी बोलता है ना तू। जल्दी आंसर बोलने वाला समझदार नहीं होता, सही बोलने वाला समझदार होता। इसको जितने जल्दी याद कर लो उतना बढ़िया। अगर मैं इस थ्रेड को कट कर दूं तो बॉल ए ऊपर भागेगी किस एक्सेलरेशन से? कट करने के जस्ट बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? What will be the acceleration of the ball just after string is cut? इधर आंसर आ गया g/2। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ रहा है, अमित श्री, g/2। हाँ जी, तेरा भी g/2। चले साहब, हम g/2 को लॉक करते हैं। कितने लोग हैं जो इसकी बात से सहमत हैं? क्या आंसर इज g/2? कोई नहीं। g/2, 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 g/2। और बाकी लोगों के लिए जी। यस, जी इज द करेक्ट आंसर।
जी इज द राइट आंसर। और तुम देखना, ये तो मजेदार चीजें हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं उसमें ज्यादातर सवालों में वो रिलेटिव डेंसिटी हाफ ही क्यों लेता है? इसीलिए लेता है कि पानी के अंदर उसका एक्सेलरेशन छोड़ने पे जी आता है। तो वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो तो ये बोलता है कि आपको मोशन अंडर ग्रेविटी आता है ना, तो यहाँ के सवालों का आंसर निकाल लो भाई। हवा में जी नीचे होता है, पानी में जी ऊपर हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि उस बॉल को, कौन सी बॉल, इस बॉल को अगर मैं एक थ्रेड से बांधूं और बॉटम पे लग, तब उस पर नेट फोर्स क्या आ रहा है ऊपर, उसके लिए इफेक्टिव जी जी है ना ऊपर, मास भी तो वही है, रो वी बाई टू है ना मास। तो उसको अगर ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो वैसे सेम करेगी पेंडुलम की तरह। अरे करेगी ना भाई, अरे भाई नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने ये लिया टैंक, इसमें पानी भरा हुआ है, उस बॉल को, बॉल बहुत छोटी है, वो छोटी सी बॉल थी, इसकी रिलेटिव डेंसिटी हाफ है, धागे से बांध दिया यहाँ। पक्का? अब इसका इफेक्टिव जी कितना बनता है यहाँ कट करने पर? जी बनता है ना ऊपर, तो अगर इसको मैं हल्का सा डिस्प्ले करके छोड़ दूं, ऐसे ऑसिलेशन करेगी ना, जैसे पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगी नहीं करेगी? टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई रूट L/G लिखोगे ना यार? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब अगला सवाल, रुक जाओ अभी नहीं। ये वाटर है, क्या है भाई? पानी। और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, 5 मीटर। 5 मीटर जानते हो कितना होता है? हेलो, 5 मीटर। और ये बॉटम है, और इसके ऊपर 5 मीटर हाइट से, 5 मीटर हाइट से एक स्मॉल बॉल को रिलीज किया। बॉल को यहां से रिलीज कर रहा हूं, और बॉल की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 1/2। बताइए ये बॉल बॉटम को हिट करेगी नहीं करेगी? कैलकुलेशन अलाउ नहीं है। ये बॉटम को हिट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। लॉजिकल या फीलिंग? मतलब तुझे तुझे ऐसा लगता है या तूने कुछ सोच का आंसर दे? लगता है करेगी। बॉल बॉटम को हिट करेगी नहीं करेगी? हाँ, वेरी गुड, ये है सही आंसर। इतना सोच के बोलो तो काम बन गया। हाँ जी, किसके रिस्पेक्ट? क्या आर डी विद रिस्पेक्ट टू एयर होती है क्या कभी? रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में ली जाती है। और हवा, हवा मानते हैं क्या हम सब? हमारे सवाल में हवा मानते हैं तो नहीं उड़ जाएंगे तुम्हारे? अभी ड्रैग फोर्स लगेगा जो। हाँ भाई, क्या कह रहा हूँ मैं? क्या नाम है तेरा? तनिष्का, ठीक है। तो ये है लॉजिक, इतना सोच के तो बोलना बनता है हमारा। कि देखिए साहब, हवा के अंदर जो एयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर वाटर के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वहां पर इफेक्टिव फोर्स mg नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट है 5। तो पॉजिटिव वर्क होगा, तो सरफेस पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जैसे ही अंदर गया उतना ही नेगेटिव वर्क नीचे होगा, क्योंकि नीचे भी 5 मीटर ही दे रहेगा, क्योंकि mg ऊपर आ गया, mg के बराबर फोर्स ऊपर आ गया नेट। नहीं समझ में आई बात? और बॉल चल रही है नीचे, तो वर्क हो गया नेगेटिव। तो अगर 5 मीटर नीचे आने पर जितनी स्पीड बढ़ी, 5 मीटर फर्दर नीचे जाने पर उतनी स्पीड कम हो गई, मतलब बॉटम पे तो रेस्ट पे आ गई,
और कोई भी चीज रेस्ट पे तो टकराती है क्या? जीरो वेलोसिटी कोई टकराता है क्या? मैं कोलिजन की बात कर रहा था, टकराने का मतलब समझ में आता है? इतनी हिंदी तो आती होगी आप। आपकी कार ऐसे चल के आई और बिल्कुल यहां आकर के रेस्ट पे आ गई, क्या वो टकराई? कोलिजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन? दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच में होने वाली वो म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसमें कम से कम एक बॉडी का मोमेंटम बदले लेकिन सिस्टम का कंजर्व है। मोमेंटम एक्सचेंज फिनोमेना है तो कोलिजन है भाई। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे आ गई तो क्या वो मोमेंटम एक्सचेंज कर सकती है? नहीं हुई कोलिजन। हमें फालतू अल्फाज चाहिए ही नहीं, उसे टच कर दिया फिर उसका क्या करें? कुछ नहीं करें, मोमेंटम एक्सचेंज नहीं हुआ उस सरफेस की वजह से। नहीं समझ में आई बात? राइट। चलिए साहब, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इससे दूसरी कहानी समझे। एक पार्टिकल को यहां से छोड़ता हूं, एक सेकंड में कितना चलता है? 5 मीटर। और स्पीड क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आई बात? तो ये बॉल चली, सरफेस पर आई, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं मैं, तो अगर एक्सेलरेशन नीचे तो स्पीड बढ़ेगी और ऊपर है तो कम होगी। तो जैसे ही पानी के अंदर चली, अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर आ गया और स्पीड नीचे थी, तो अगले एक सेकंड में रुकना उसका हक है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कम होगी, और अगर एक्सेलरेशन 10 के बराबर ही है तो 5 मीटर चल के ही रुकेगी। तो जब वो बॉटम पे रुकी, तब उसका एक्सेलरेशन क्या है? जी अपवर्ड। तुम्हारा रुकी थोड़ा ना रहेगी, वापस ऊपर आएगी। और जब सरफेस पे आए तो वेलोसिटी ऊपर, ऐसे जेम नहीं, ऑसिलेशन। फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है, ऐसे कहां से? नहीं समझ में आई बात? तो करती थी कि ऑसिलेशन। नहीं समझ में आई बात? इतनी क्यों मोहब्बत है तुझे रेजिस्टेंस फोर्सेस से? जब तक हम सरफेस टेंशन की बात नहीं करेंगे या विस्कोसिटी की बात नहीं करेंगे, हमारे फ्लूइड्स आइडियल हैं। और आइडियल फ्लूइड्स में हम कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते, तो कोई फालतू बातें नहीं करनी। ठीक है? जब विस्कोसिटी आएगी तो करेंगे ना बात यार, तब मजा आएगा। तुम्हें तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स जितना भी पढ़ा हुआ है, सबसे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सबसे गंदा लगा तुम्हें? फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर्मूले बहुत सारे आते हैं पर टफ नहीं होते। 6 पाई आर भी आसान होगा, न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी आसान होगा, सब फॉर्मूले टफ नहीं होते। अब सरफेस टेंशन के लिए सब अरे आसान आसान सवाल होते हैं, और सरफेस टेंशन में बड़ी मजेदार चीजें, वहां तो एक ही फॉर्मूला है सारा ही, उसी की ड्रेस बदलती रहती है बस, दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। उसी की ड्रेस बदल के फिर नया आ जाएगा, वही फॉर्मूला होता है। खैर, एक फॉर्मूला होता था पोइजेलीज इक्वेशन, अगर किसी को याद हो तो मजा आ जाएगा। नाम सुनी पोइजेलीज इक्वेशन? याद है किसी को? ना पोइजेली की इक्वेशन, पोइजेली की स्पेलिंग याद होती, ना उसका फॉर्मूला। तुम्हें पता है पोइजेलीज इक्वेशन जो है वो विस्कोस मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का न्यूटन वो है, ओम्स लॉ है। एग्जैक्टली exactly. उसमें रेट ऑफ फ्लो डी क्यू बाई डी टी, इसको अपन आई फ्लूइड बोलते हैं, थर्मल करंट इज इक्वल टू डेल्टा पी पाई आर टू द पावर 4/8 ईटा एल, ये होता है फॉर्मूला। याद है कुछ? याद है कुछ? अच्छा काम करते हैं, एक ट्यूब है, समझना। अब चीजें मैं इसलिए मजाक करके नहीं बता रहा हूँ कि बीच में कहीं भी घुस गया आप, ये याद हो जाएगा तब तक। हाँ यार, बेचारे गरीब। हाँ, नहीं दिख रहा उनको यार, तो चीटिंग है। देखो देखो मजेदार चीज क्या है, देखना। ये ट्यूब है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ इस चीज को, मैं मतलब ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी कर लिया आप। मैंने अच्छे अच्छे 30 मार्कों को गलत करते हुए आगे देखा है मेन एग्जाम में सवाल, जब पोइजली पाता है ट्यूबलाइट जलती ही नहीं, पोइजली से सवाल सोल्व होना था। क्योंकि इस पे देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ऐसे कंसेप्ट जो बहुत सारी जगह काम आते हैं, वो तो इतनी बार रिपीट होता है कि दिमाग में सेट, सवाल आते हैं ट्यूबलाइट जलते, हाँ इससे होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब तक उस पर खुद पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन तो लिंक करता ही नहीं हो। उनमें से एक ये भी है। और इसका अगर तुम प्रैक्टिस के लिए देखोगे तो तुम्हारे मॉड्यूल में एक सवाल है बस।
अब जब भी नीट में आया उसमें जो भी सवाल आए वो एक दो सवाल वो है, तो बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि सवाल वहां से सोल्व होना था, तो उसको प्रैक्टिस में लेना है, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अभी यहाँ बात करेंगे, बीच में एक दो जगह और जरूरत पड़ेगी वहां भी बात करूंगा, सरफेस टेंशन में बात करूंगा, फिर विस्कोसिटी में बात करूंगा, तब तो दिमाग में सेट। इसकी लेंथ एल है, सुनना ध्यान से, यहाँ प्रेशर P1 या प्रेशर P2, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P हो गया, तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज द फ्लूइड करंट। तो क्या बना अपने पास, इसको मैं बोलूंगा dq बाय dt, रेट वॉल्यूम फ्लो, राइट, इज I, सॉरी इसको dv बाय dt बोलते हैं, dv बाय dt इसको q से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, I फ्लूइड, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा p पाई r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। अभी दिख रहा है उन लोगों को, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पाई r टू द पावर 4, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया इसका a, हेलो। अब इन दोनों को यहां से उठाया और यहां लेके आ गया, कोई बुरा थोड़ी मानेगा, नहीं समझ में आई बात, अरे भाई, और इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दिया, एल ये a और ये रहा आर स्क्वायर, और इसको कर दिया कांस्टेंट, अरे भाई रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस, नहीं समझ में आया, और इसको हम यहाँ रो नहीं लिखते, के लिखते हैं, क्योंकि रो यहाँ डेंसिटी लिखी जाती है, नहीं समझ में आई बात। तो ये रो एल बाई ए क्या है, रेजिस्टेंस, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं, आर, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस, वहां का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ का फ्लूइड रेजिस्टेंस, नहीं समझ में आई बात। अब करना क्या है हमें, हमें तो ये पता है कि आप जो रेजिस्टेंस होता है ना आर फ्लूइड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, के एल बाई ए, और के क्या है 8 ईटा अपॉन आर स्क्वायर, नहीं समझ में आया। तो तुम्हारी पोइजन इक्वेशन क्या है, ओम्स लॉ है, नहीं समझ में आई बात। बस एक चीज याद रखनी कि यहाँ का जो के है वो क्या है 8 ईटा बाई आर स्क्वायर, खत्म कहानी। सवाल वाल तो हम वहां करेंगे, इंट्रोड्यूस किया एक बार, ऐसे याद रखना, झूठ मूठ बस, हाँ। अब याद, अब तो वो सोच रही थी, अच्छा एक बात बता मेरे को, ये पेंडुलम लटका हुआ है, राइट, ठीक है, इसको कट कर दूं, किस एक्सेलरेशन नीचे चलेगा, क्योंकि जी इफेक्टिव जी था, नहीं समझ में आई बात। उस थ्रेड को कट किया, किस एक्सेलरेशन से ऊपर चला, जी, ये भी नहीं आया, जी निकल नहीं आया, जी कैसे आया ये पूछ रही है क्या, अरे भाई। अच्छा इस बात बता, सिंपल सी चीज है, अगर कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं पर नेट फोर्स जीरो है, उसमें से अगर कोई भी एक फोर्स हटा दूं तो उतना ही नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बन जाता है। तो मैंने टेंशन करते हुए करा क्या, टेंशन हटाया भाई, वो टेंशन कितना था रो वी जी बाई टू, इसका मास कितना है रो वी बाई टू, तो एक्सेलरेशन क्या आया जी। गड़बड़ कर देते हो तुम मास में, इसलिए वो जी बोला था लोगों, जी बाई टू बोला था लोगों ने, नहीं समझ में आई बात। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने कहा मास चेंज होगा, हाँ तो लग रहा होगा ना एमजी नीचे, अरे यार, बाबा रामदेव पसंद है क्या तेरे को? बाबा रामदेव पसंद नहीं है, मतलब ऐसे उल्टे सीधे योगा करवाने वाले, एक तो तमीज से योगा करवाते हैं लोग, सीधे सीधे योगा कराते हैं, आराम से बैठो, देखो तो हाथ इधर फंसा लिया, पाँव इधर फंसा लिया और सीधे हो रहे हैं, फिर पता लगता है कि इस योगा से बाहर निकलना अगले वीक सिखाया जाएगा। मैंने एक सीधी सीधी बात बोली तुमसे, देखो क्या होता है, मैं वही कह रहा हूँ, आप चीजों को कैसे देखते हो। मैंने आपसे वहां फ्लूइड में क्या, मैंने ऑसिलेशन में क्या बताया कि एक तो आप एमजी भी ले लो, बॉइंट भी ले लो, नेट निकालो और कैलकुलेशन लंबी करो, एक सीधी सीधी बात करके जो दिख रहा है वो उससे बात करो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर एक बॉडी है, इधर लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया 5 न्यूटन, इधर लगाया 15 न्यूटन, नेट फोर्स क्या है जीरो ना,
ये 5 हटा दिया, नेट कितना बनेगा? 5 किधर? उधर। ये 10 हटा दिया, नेट कितना? ये 15 हटा दिया, नेट कितना बनेगा? 15 इधर। ये 10 हटा दिया तो खत्म कहानी। तो अगर मैंने टेंशन को कट किया है तो टेंशन के बराबर ही नेट फोर्स ऊपर आ जाएगा ना। हाँ। फिर वो गड़बड़ कर रहा था ये कि मास क्या है उसका। मास रो v बाई 2 था। नहीं समझ में आया? आ गया? अच्छा एक काम करते हैं, एक सवाल दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, जितना तुम्हें पढ़ाया अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमने किया हुआ ही, और क्योंकि एग्जाम में ये कई बार रिपीटेड मैनर के अंदर पूछा है एज इट इज। कुछ सवाल उनको बड़े पसंद है, कभी नहीं बदले उन्होंने, उनमें से ये भी है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी रो है, यहां एक स्प्रिंग और ये सिलेंडर, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में, राइट। नेट फोर्स 0 है सिलेंडर में। अगर सिलेंडर को हल्का सा नीचे ऐसे खींच के छोड़ दूं तो ये ऐसे चम करता है, ऊपर दबा के छोड़ दूं तो भी ऐसे चम करता है। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, लेकिन उससे पहले एक बात बतानी है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताइए स्प्रिंग अभी इनिशियल स्टेट के अंदर ये स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में होगी, इलोंगेट होगी, या नेचुरल स्टेट में होगी? अभी पहले ये जवाब दो, उसके बाद हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड तुम्हें खुद को कैलकुलेट करना है। स्ट्रेच में होगा, नेचुरल होगा। कंप्रेस वाले भी बताओ, कोई ना कोई किसी को लग रहा होगा था कंप्रेस होना चाहिए। नहीं देखे नहीं देखे रहा में क्या लिखा है इसने? अच्छा दिख रहा को लिखा है देखे, नहीं दिख रहा मार्क कर दो पेन से बोर्ड पे। अच्छा हाँ, इट्स अ गुड 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 गुड। देखो यार, जो दुखी होता है ना बेचारा उसको चीजें समझ, तुम तो हंसते हो। यहाँ कहीं लाइन ऐसे करते हैं। ये तो बहुत आगे आ गई यार, इतना नहीं था। अपन यहाँ करते हैं। अब ठीक है, इतनी जगह तो काम में लेंगे। ठीक है। हाँ ये लाइन भी दिख रही है, इसके इधर उधर खेलना है अपन को, अपनी बाउंड्री हो गई। हाँ सवाल क्या था? कंप्रेशन, इलोंगेशन या नेचुरल स्टैट? हाँ कौन बोला? कौन बोला? एग्जैक्टली exactly, आपको बताना पड़ेगा कहानी क्या है। ये कंप्रेस्ड भी हो सकती है, इलोंगेट भी हो सकती है, और नेचुरल स्टैट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, मान लो ये फ्लोटिंग स्टेट में है, ये इसका इक्विलिब्रियम है, और मैंने इतनी ही लेंथ की स्प्रिंग जोड़ दी तो नेचुरल होगी। अगर स्प्रिंग थोड़ी छोटी थी तो इसको ऊपर खींच के फिर जोड़ना पड़ेगा, तो फिर वापस इसको नीचे खींचेगी तो इलोंगेशन आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा थी तो इसको दबा करके सेट करना पड़ेगा, तो स्प्रिंग कंप्रेसिंग मोड में होगी। तो कुछ भी पॉसिबल है, पर हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि सब इक्विलिब्रियम है। अब सारी दुनिया बाढ़ में गई, वो कंप्रेशन में थी, इलोंगेशन में थी, हमें उस पोटेंशियल एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं होता जो इनिशियली है। हमें तो एसएचए में उस पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है जो आपने चेंज की। नहीं समझ में आई बात? पेंडुलम लटका हुआ है, उसके पास है ना पोटेंशियल एनर्जी भी, वो अपनी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में। हमें किससे मतलब है? हिसाब जब ऊपर लगे तो कितनी बढ़ाई, इससे तो मतलब होता है यार। आई बात समझ में? तो यहां अपन बात कर रहे हैं इसके हल्का सा नीचे हमने एक्स दबाया, अब टाइम पीरियड निकालना है, जल्दी बताओ। उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मास m ले लो, फ्लूइड की डेंसिटी रो ले लो, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k ले लो, वो सब चीज तुम्हें पता है। ये k लिख लिया, इसका मास m लिख लो। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लिखता है। लिख दिया? क्या लिखा? हाँ सही है ये। बिल्कुल ठीक है।
नहीं वो गलत से मतलब नहीं, इतना क्यों करना है, इतना करना ही नहीं कुछ, फिर क्या मतलब है, मैंने क्या सिखाया। ये गलत है, गड़बड़ कर बेटी तू। और बताओ, इधर किसने लिखा, ये गलत है। अरे यार तुम तो बहुत गरीब हो, ये गलत है बेटा। आइए सही है। तो तुम्हें मैंने एक सीधी सीधी बात बताई, इसीलिए मैंने सवाल दिया कि देखो अपन से कोई बात बोली जाती है तो हमारी समझ में आ जाती है, समझ में आना इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, इम्प्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आप मुझे बताओ, जब मैंने इसको एक्स नीचे पुल किया, एक्स कितना पुल कर रहा हूं नीचे, एक्स, तो एक्स्ट्रा पॉइंट कितना आएगा, रो ए एक्स इंटू जी ना, स्प्रिंग भी तो एक्स खिंच गई भाई, तो उसका भी तो एक्स एक्स रिस्टोरिंग ऊपर आएगा एडिशनल, तो प्लस के एक्स वो भी आएगा, और यही नेट रिस्टोरिंग है, इसमें एक्स हटा दो और इसको के की जगह पुट कर दो। है? कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कहा ना, जो बदला वो लेना है, वो चाहे कंप्रेस हो चाहे वो इलेंगेट हो, उससे कोई फर्क ही नहीं चलता। अरे यार तुम बहुत गरीब हो। अरे ये तो आ गया टाइम पीरियड, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, सब लोग बंद करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्प्रिंग है, राइट, और ग्रेविटी फ्री रीजन है, एक ब्लॉक अटैच कर दिया एम मास का, बताओ स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो, ग्रेविटी है ही नहीं ना, तो ब्लॉक को तो जहां रोकोगे वहीं रुक जाएगा वो। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको नीचे खींचो एक्स और छोड़ दो, ऐसे हम करेगी ना, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट m/k, और जब ग्रेविटी होती है तब भी टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट m/k। तो जब अगर ग्रेविटी होती तो इक्विलिब्रियम स्टेट से नीचे होती ना, कितने नीचे होती, mg/k। नहीं समझ में आई बात, तो इलोंगेशन था ना उसके पास, तो इलोंगेशन होगा तो बुरा थोड़ी मानेंगे। नहीं समझ में आई बात, चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो या नेचुरल, डजंट मैटर है यार, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग अपना काम करेगी, उसका इफेक्टिव के ही आता है, के फोर्स कांस्टेंट के बराबर। नहीं समझ में आया, इसीलिए तो मैंने तुमसे मैंने पहले वो क्यों पूछा, अगर मैं तुमसे ये पूछता ही नहीं कि वो स्प्रिंग पहले कंप्रेस है इलोंगेस है नेचुरल है, तो कहानी फिर तो मतलब ही नहीं था। मैंने वहां सोचने पे मजबूर किया, फर्क ही नहीं चलता। अच्छा मैं सुन भाड़ में गया सब, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, और इसका चार्ज है प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऊपर ई। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इसके अंदर कंप्रेशन है, क्यू ई ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे होगा, क्यू इक्वल टू एम जी होगा, सॉरी एक्स ऊपर लग रहा होगा, ग्रेविटी नहीं है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो के जब ऊपर क्यू ई ऊपर लगेगा तो कंप्रेशन होगा, तो स्प्रिंग के एक्स नीचे लगाएगी, तो एक्स इक्वल टू क्यू ई बाय के इज द कंप्रेशन। अब इक्विलिब्रियम है, अब चाहे इधर खींच के छोड़ो चाहे दबा के छोड़ो, टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट। अरे भाई क्यू ई तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फोर्स कभी टाइम पीरियड अफेक्ट नहीं, समझ में आई बात। टाइम पीरियड कौन अफेक्ट करता है, जो वेरिएबल हो, इसीलिए तो हम कहते हैं, तुम तो बहुत सारी चीजें हैं, अनाप शनाप यार ये अपन ना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पेंडुलम है, और पेंडुलम के को चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, और ये सस्पेंशन पॉइंट, और सस्पेंशन पॉइंट पे प्लस क्यू अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, इसका भी चार्ज प्लस क्यू, लेंथ है, पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और छोड़ा, ऐसे हम तो करेगा पक्का, टाइम पीरियड क्या होगा, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव में क्या लेंगे, हाँ 2 पाई रूट L/G होगा। आपको पता है पॉइंट चार्ज का फील्ड रेडियल होता है, अरे टेंशन भाड़ में गया, वो रेडियल फील्ड है, तो जहां कहीं भी लेके जा रहा हूं वहां कांस्टेंट ही फोर्स लगा रहा है उस पे वो।
अगर इसको आप एल रेडियस में घुमाओगे तो इस रेडियस के हर जगह फील्ड एक जैसा है कि नहीं भाई? तो रेडियल फील्ड कभी टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई बात? तो फिर ऐसे थोड़ी सवाल, तो लो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आपने यहाँ बताया फील्ड रेडियल है तो हर जगह से आएगा। एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे एक नेल लगा दी, नेल से एक धागा जोड़ा, पॉइंट चार्ज एक बॉल दी, इसका पॉइंट चार्ज है, और यहाँ जहाँ नेल है वहां एक पॉइंट चार्ज और रख दिया, उसका रेडियल फील्ड होगा ना? अब बताओ उसमें टेंशन होगा नहीं होगा? ए Q1 Q2 अपन RS के अकॉर्डिंग टेंशन होगा। उसको यूं घुमाओ, क्या वापस आएगा? नहीं समझ में आई बात? कहीं भी लाके छोड़ो वहीं रुक जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे यार, और ऑसिलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो रेडियल फील्ड टाइम पीरियड अफेक्ट नहीं करेगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, फिर सवाल कुछ भी बनाओ। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब इन चीजों से गड़बड़ हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, तुम्हें तो मजा आ रहा है, मेरा फ्लूइड आगे नहीं बढ़ रहा। मिटा दूं इसको, बढ़ते हैं आगे। चलिए साहब, अब फ्लूइड के कुछ दूसरे सवाल, मतलब इस आर्किमिडीज से रिलेटेड बात करने वाले हैं हम लोग। पहले कुछ कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे जो बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, राइट? देखें, सबसे पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब मल्टीपल फ्लूइड्स भर देते हैं, उनके लेयर्स बॉडी अंदर होती है तो क्या होता है, वो कहानी की मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले पहले एक चीज समझो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मैं ऐसा बहुत कम टाइम पे लिखता हूँ क्योंकि इस पे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। टफ नहीं है, बहुत आसान होता है, पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, सवालों की वैरायटी बदल जाती है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये है पानी से भरा हुआ टैंक, इसमें पानी लाइक दिस, और इसमें कोई आइस ब्लॉक तैर रहा है, ये आइस है, ठीक है? हमें पता है इसका कुछ वॉल्यूम बाहर होगा कुछ अंदर होगा, डायग्राम पे मत जाना कितना बाहर है कितना बाहर, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, राइट? इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? तो आप बोलोगे साहब ये जो वॉल्यूम अंदर है ना, ये वाला, ये वी इनसाइड है, और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो वी इनसाइड है, हमें पता है वी इनसाइड अपॉन वी इक्वल्स टू रो ऑफ आइस, रो ऑफ आइस को सिग्मा लिख दूं, अपॉन रो ऑफ वाटर होगा। ये कहानी थी, नहीं समझ में आई बात? अब ये तो कहानी हमें पता है ऑलरेडी कि ऐसी कहानी होती है। सवाल ये बनता है कि जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वाटर लेवल में क्या चेंज आएगा? तो हमें पता है कोई चेंज नहीं आता। उसका रीजन जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, अगर वॉल्यूम फॉर्म्ड के बराबर है तो लेवल नहीं बदलता। वॉल्यूम डिस्प्लेस, पिघलने के बाद जो वॉल्यूम बना, सुना मेरी बात ध्यान से, पानी का जो लेवल है ये लेवल है, ये लेवल है, राइट? अब जब ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाए और अंदर जो ये कटोरा होगा जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के बराबर पानी भर जाए तो लेवल में कोई चेंज नहीं। समझ में आई बात? यानी पूरी आइस के मेल्ट होने से इतना वॉल्यूम बने पानी का, तो जहां वॉल्यूम डिस्प्लेस था वहां आके पानी भर गया। नहीं समझ में आई बात? तो लेवल में कोई चेंज। अगर इससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता, बन जाता तो लेवल बढ़ता, और कम बनता तो, यानी सारी कहानी किसकी है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम फॉर्म्ड के रिलेशन की, कि लेवल बढ़ेगा या कम होगा या बराबर रहेगा। If volume displaced is equals to volume formed, there is no change in level. If volume displaced is less than volume formed, level will rise up. नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो आप मुझे बताना ध्यान से कि ये V in क्या है। इस V in को मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बोलता हूं, राइट? तो बच्चों यहां से देखो, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना आएगा? बोलो भाई, सुनना ध्यान से, मैं वापस आ रहा हूं डायग्राम, ये डायग्राम था,
ये क्या है mg और ये क्या है बॉइंट फोर्स, और हमने यही किया है mg किसके बराबर है, रो v डिस्प्लेस इंटू जी के बराबर, तो ये g कैंसिल किया तो v डिस्प्लेस कितना मिला, m अपॉन रो ऑफ वाटर ना, ये रो ऑफ वाटर नहीं समझ में आया, सुनना ध्यान से, ये m किसका है, आइस का, और रो ऑफ वाटर तो वाटर का है, तो दिस इज व्हाट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। नाउ वॉल्यूम फॉर्म्ड, कितना मास पिघलेगा m, और बनेगा क्या, पानी, नहीं समझ में आया, तो जो वॉल्यूम फॉर्म्ड है उसमें कितना मास बना m, और जो मटेरियल बना वो पानी था, तो वॉल्यूम फॉर्म्ड कितना है m बाई रो ऑफ वाटर। अरे भाई आ गया, आ रहा है, या उम्मीद पे दुनिया कायम है, आ गया। मुझे एक बात बताओ, व्हेन आइस मेल्ट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, पानी बनेगा ना आइस के मेल्ट होने से, या कुछ और बनेगा, ऑब्वियसली पानी बनेगा। तो आप मुझे बताओ वी फॉर्म्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना मास पिघला था, एम, आइस के मास के बाद वो तो एम ही रहना है, और जो बना वो ये था, इतना वॉल्यूम बना ना, और यही तो डिस्प्लेस था, नहीं समझ में आई बात, दैट मींस वॉल्यूम फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल, पहली कहानी। दूसरी कहानी सारी चीजें क्लियर होने वाली, फिर हम कंक्लूड भी करेंगे कि लॉजिकली बिना दिमाग लगाए कैसे आंसर देना है, ठीक है। अगली कहानी यह है कि इस बार हम, ये हमारे पास आइस है, ये आइस, और इस आइस के अंदर कोई बॉडी ट्रैप्ड है, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, ये हवा हो सकती है, कैविटी अंदर, ये लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ये पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, ये कोई मेटल पीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गई बात। और ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी सिग्मा है, कितनी से डेंसिटी, सिग्मा, डेंसिटी ऑफ बॉडी या पार्टिकल जो है वो सिग्मा ले लिया, और इसका मास ले लिया स्मॉल एम, जबकि आइस का मास है कैपिटल एम, ऐसे बोलेंगे मास ऑफ आइस इज व्हाट, कैपिटल एम, राइट। अब इसका इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, एम प्लस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर वी डिस्प्लेस इनटू जी, नहीं समझ में आई बात, आ गया समझ में, यही कहानी होगी ना। अब जरा मुझे बताना यहां से वी डिस्प्लेस्ड कितना मिला, बोले कैपिटल एम बाय रो ऑफ वाटर प्लस स्मॉल एम बाय रो ऑफ वाटर, इसको मैं v1 प्लस v2 लिख दूं, v1 इज व्हाट, volume of the water displaced due to the ice, and v2 is what, volume of displaced by due to the mass of object, right। अब समझना ध्यान से, एक बात बताओ मुझे, आइस जब तैर रही थी तो उसने वाटर के लेवल को कोई चेंज नहीं किया, कोई भी चीज अगर तैरेगी तो वाटर लेवल में कभी चेंज लेके नहीं आएगी। अभी ये स्टोन भी अगर है तो क्या कर रहा है, ये तो तैर रहा है, अरे भाई एक बोट है, बोट के अंदर मर्जी में तो लोहे की चीजें भर दूं तो तैर रहे ना विद द हेल्प ऑफ बोट, नहीं समझ में आई बात। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो विद द हेल्प ऑफ आइस फ्लोटिंग स्टेट में है, और जब वो फ्लोटिंग स्टेट में होता है तो वो वॉल्यूम एम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, नहीं समझ में आई बात। और जब भी एम ऑफ रो ऑफ वाटर आएगा लेवल चेंज नहीं होगा, लेवल चेंज तब होगा जब एम ऑफ समथिंग यानी डेंसिटी ऐसी आ जाए जो वाटर से ज्यादा या कम हो, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, नहीं समझ में आया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आइस का मेल्ट होने का नंबर आता है, आइस मेल्ट होने से क्या बनेगा, ये तो वही रहेगा, और अगर ये पत्थर है तो डूब जाएगा, और डूबेगा तो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा,
और वो m बाई सिग्मा होगा जो कि इससे कम होगा। अरे यार भाई, m बाई सिग्मा इज लेस देन m बाई रो ऑफ वाटर है ना, क्योंकि सिग्मा ज्यादा है पानी से। नहीं समझ में आई बात? तो कहानी क्या समझ में आई? अच्छा मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा होता, सूखी लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क जो तैरता, तो आइस के मेल्ट हो जाने पर अब ये तैरता, और तैरता तो वापस इतना ही डिस्प्लेस करता। नहीं समझ में आई बात? तो अगर ये लकड़ी का टुकड़ा होता, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड है अंदर जो बाद में भी तैरे, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस वॉल्यूम फॉर्म के बराबर ही निकल के आएगा। मर्जी उसकी, उसकी भी तो चलनी चाहिए, हमारी तो चलेगी हमेशा। क्या? किसने कहा पूरा वॉल्यूम है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कब कहा पूरा वॉल्यूम है? वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो तो टोटल वॉल्यूम है, सबका आ गया उसमें तो। इससे अच्छा भाड़ में क्या ही है, तो इसका बेचारा गरीब का दिमाग खराब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। अगर मैं इसको यहाँ के बजाय यहाँ टैप करवाऊं तो तुम बुरा मानोगे क्या? ऐसा होगा कि सब ज्यादा या कम वॉल्यूम अंदर चला गया? जवाब दे। उतना ही या ज्यादा कम? फिर उससे तो कोई फर्क ही नहीं चलता कि बॉडी ट्रैप किस पोजीशन पे है। कर ली ना मैथमेटिक्स यार, साफ साफ लिखा हुआ है, बुरा मानने वाली बात। वो क्या क्या समझ रहा है कि देखो पहले आपने अंदर था तो पहले भी तो पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा था, नहीं करेगा था भाई। किसका? हाँ तो उससे कोई फर्क ही नहीं चलना ना। क्यों फर्क पड़ेगा? अच्छा लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी चीज तैर रही है, तो तैरने की कंडीशन क्या है? एम जी इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी ना। तो वहां से वही डिस्प्लेस कितना आया? एम अपन रो ऑफ वाटर। अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ पहले, ये क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? अब सुनना। इफ इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? या तो पत्थर का टुकड़ा होगा या लोहा होगा या कुछ ऐसी हो जो डूब जाए। नहीं समझ में आई बात? वॉल्यूम फॉर्म्ड क्या होगा? वॉल्यूम फॉर्म्ड व्हेन आइस मेल्ट्स। तो वी फॉर्म्ड क्या लिखूं जल्दी बताओ? एम बाय रो ऑफ वाटर प्लस स्मॉल एम बाय सिग्मा, ये होगा ना। अब V1 तो उतना ही है, V2 कम हो गया तो नेट वॉल्यूम फॉर्म्ड कम हो गया तो लेवल गिरेगा ना। कंक्लूजन क्या निकालना है? कि आइस के अंदर कोई ऐसी बॉडी ट्रैप्ड हो जो आइस के मेल्ट होने पे डूब जाए तो लेवल गिरना तय है। अब ये आइस हो या बोट हो या ब्रिक्स हो, तुम्हारी मर्जी में जो कर लो। नहीं समझ में आई बात? एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें एक बड़ी सी बोट तैर रही है। अब बोट में बहुत सारी ब्रिक्स भरी हुई है, अगर ब्रिक्स को उठाकर पानी में डाल दो तो लेवल का क्या होगा? क्योंकि पहले ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ बोट फ्लोटिंग स्टेट में थी, अब डूब गई। तो कहानी यही है। अच्छा लोग पता है कंफ्यूज क्यों होते हैं? लोग कंफ्यूजन करते हैं, प्रैक्टिकली भी ढंग से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। हम चीजों को बाहर नहीं निकाल रहे जमीन पे, सब कुछ फ्लूइड के अंदर हो रहा है। जैसे लोग दिमाग में क्या बात होती है कि एक बोट यहाँ तैर रही है, ठीक है, अब छोटा सा पॉन्ड है जहां पानी का लेवल ऑब्जर्व हो जाए, तो बड़े में तो पता ही नहीं पड़ेगा ना आपको, इतना माइक्रो इसको भी लेवल पे चेंज आएगा तो आपको नहीं ऑब्जर्व कर सकते। पर मान लो ऐसा है, मान ले कि 10 बाई 10 का कोई पॉन्ड है, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, उसमें 5 बाई 5 की वो बोट है। अब जब उस बोट में मेरा जैसा आदमी जिसका वेट 95 kg हो, वो जब उसमें पांव रखेगा तो बोट जाएगी नीचे और पानी का लेवल आएगा ऊपर। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो लेवल नीचे जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात? पर यहां हो क्या रहा है? मैं जमीन से बोट पे, बोट से जमीन पे आ रहा हूं, और हमारी कहानी क्या है कि चीजें फ्लोटिंग स्टेट से पानी में जाए या पानी से ऊपर आए, उसको कंपैरिजन करना है, जमीन पे नहीं निकालनी चीजें, वो सवाल अलग बनेंगे। अभी क्या हो रहा है? पानी में तैर रहा है ना, और बाद में पानी में डूबकर बाहर का तो कोई लेना देना ही नहीं सिस्टम से। तो ये अलग अलग सवाल बनते हैं, तो वो कंफ्यूज करते हैं, वो जोड़ देते हैं दोनों तरह कंसेप्ट को एक साथ ना, गलत है। क्या?
क्या चेंज हो गया? यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? अब यही तो ये है मेरे भाई, जी से जी को रवाना कर दिया, इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। V1 क्या? हाँ। V2 क्या? अब मुझे एक बात बता, यही V2 है ना? ये V2 है ना? और ये V2 कब है? जब वो फ्लोटिंग स्टेट में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे नहीं करते हैं अपन, थोड़ा सा डिस्क बदलते हैं, तुम्हें और मजा आएगा ना। देखो, टाइम बेटा बताना यार, है ना, क्योंकि लफड़ा पड़ता है। 5 मिनट है ना? देखो ये, इस बार हमारा जो आइस ब्लॉक है थोड़ा तमीज वाला है, मतलब ऐसे ब्लॉक टाइप है, राइट? और मैंने यहां रख दिया वो वाला टुकड़ा मांस का। अब बुरा मानोगे? अब यही इक्वेशन आएगी या कुछ और आएगी? आएगी ना भाई, पक्का। अब इसको यहां से उठा के इसमें डाल दो, और पानी के लेवल की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे साहब? वॉल्यूम डिस्प्लेस तो इतना था, लेकिन वॉल्यूम फॉर्म्ड की बात करूंगा तो आइस के मेल्ट होने से तो एम बाई रो ऑफ वाटर ही बनेगा, लेकिन पत्थर थोड़ी मेल्ट हुआ, वो तो डूब गया ना अंदर। तो अब उसने खुद के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम तो डिस्प्लेस कर रखा है, तो अब टोटल वॉल्यूम फॉर्म्ड कितना हुआ? नहीं हुआ कितना? एम ऑफ वाटर, एम बाई वाटर प्लस एम बाई सिग्मा ना, तो कम हुआ या बढ़ा? कम हो गया ना भाई। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं ना कि उस बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड हो जो बाद में डूबने की टेंडेंसी रखे, तो टोटल वॉल्यूम फॉर्म कम होता है, इसलिए लेवल नीचे गिरेगा। अब बाहर में क्या सब करने ही नहीं है, मतलब देखना कि डूबेगा या तैरेगा। अब समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता कि इसके अंदर जो ट्रैप्ड ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये वुड है, वुड है, और इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड जो है दिस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये बाद में भी तैरेगी। नहीं समझ में आई बात? अब यार मुझे एक बात बताओ कि इस कंडीशन में ये तो कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और सारी बात बता दी। अब तो वी डिस्प्लेस्ड कितना होगा? एम बाय रो ऑफ वाटर प्लस स्मॉल एम बाय रो ऑफ वाटर, ये होगा ना? अब जब आइस मेल्ट हो गई तो यही बनेगा, पर ये गरीब तो तैरेगा ना, और तैरेगा तो इसका इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करो, यही आएगा। ऐसे क्या मुंह बिगाड़ रहा है? नहीं आएगा क्या? वही आएगा ना। तो बताओ क्या हुआ कि वॉल्यूम डिस्प्लेस वॉल्यूम फॉर्म के बराबर है, मतलब कोई भी चीज आइस के मेल्ट होने के बाद तैरने की टेंडेंसी रखे तो वाटर लेवल में कोई चेंज, तो हमारे तो 2 लाइन से सारे सवाल बन जाएंगे। अब नहीं करना कुछ भी नाटक, सिर्फ ये देखना है उस अंदर क्या फंसा रखा है उसने, लोहा है, पत्थर है, डूबेगा या तैरेगा। नहीं समझ में आई बात? अब ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स क्या करती हैं? डूबती हैं वो तो बोट में बहुत सारी ब्रिक्स भरी हुई है, बोट से नीचे डाल दिया, लेवल का क्या होना है? नीचे गिरना है। ज्यादा अकल मत लगाना, बहुत बड़ा पॉन्ड होगा। हाँ, वो तो आएगा, पर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होती ना चीजें, लेवल का डिफरेंस इतना कम आता है। पर मैथमेटिकली जो आ रहा है ना, हम इसकी बात करनी है, लेवल बढ़ेगा या कम होगा, दैट्स इट। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। अब इसमें 4-5 सवाल बहुत बेहतरीन बनते हैं, दिमाग खराब करने वाले, वो दिमाग अपन अगली क्लास में खराब करेंगे। ठीक है, यहां तक कि तुम्हारी नीट का लेवल है, कुछ अच्छा अगर पूछने का वो रखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कहीं ना कहीं एम्स के लिए ये कुछ सवाल डालना शुरू करेंगे। अभी तो क्या कोविड जनरेशन चल रही थी ना, तो वो याद है 2 साल पे फर्स्ट कोविड आया था, तो जेई मेंस का पेपर उन्होंने थोड़ा सा अच्छा दे दिया था, तो आईआईटी में, सॉरी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर डेट लग गई थी, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, बच्चे पढ़े ही नहीं, तो फिर पेपर आसान बनाए थे। नहीं समझ में आई बात? तेरे कुछ भी एक बार में समझ में आता है क्या? नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था हाई कोर्ट ने कि भाई पेपर थोड़ा नॉर्मल बनाया जाए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। नहीं, मतलब जब अगर कोविड चल रहा है तो, लेकिन अब तो कोविड का नाटक ही खत्म हुआ, तो पिछली बार का नीट का पेपर बढ़िया बनाया उन्होंने। देखो क्या हुआ था, मेरी बात सुनो, एक एक साल ऐसा हुआ था कि आईआईटी
जेई मेंस और आईआईटी एडवांस एक ही एग्जाम से लिए थे, एक ही एग्जाम हुआ था, जैसे अभी नीट में नहीं होता एम्स के लिए, इसके लिए ऐसा ही कर दिया था उन्होंने। तो एक साल के बाद ही जितनी भी आईआईटी की डीन थे उन सब ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उनके पास कचरा पहुंच गया। जब पेपर का लेवल बहुत कम होता था, घोड़े और गधे बराबर होते हैं, सब बराबर दौड़ रहे होते हैं। डिफरेंशिएशन कब आता, डिफरेंट कब आया, कुछ सवाल अच्छे हो यार, 10% सवाल तो ऐसे जो डिफरेंट लिखा है यार, यार इसने मेहनत की थी, इसने नहीं की थी। और एम्स में यही होता था, इसीलिए एम्स में क्रीम जाती थी हमेशा। पर जो एम्स के टॉपर होते थे वो कभी भी नीट के टॉपर रेयरली होते थे, नीट के टॉपर या तो कोई और बैठे होते, उधर कोई और बैठे थे। और जो नीट के टॉपर होते थे कभी एम्स में नहीं जाते थे, रेयरली कोई चला गया चला गया। एम्स का लेवल बहुत शानदार होता है। अब क्या इन्होंने लेवल कर दिया सेम। जो अपने वो था आफ्ताब, जो लड़का था, उसके यहाँ कोई पूछता भी नहीं था क्या रैंक आती है, 720 आ गए, पेपर ही ऐसा था। और हमारे वो मुदीता वगैरह जो बच्चे थे, शाश्वत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, उन बच्चों की रैंक नहीं आई, पेपर ही ऐसा पूछा, वो कहीं मिले नहीं, 100 में भी नहीं मिले, जो एम्स के लिए डिजर्व करते थे। तो जैसा वहां हुआ था, आईआईटी तो साफ मना कर दिया था एक साल के बाद ही कि हमें नहीं चाहिए, हम तो पेपर अलग ही लेंगे हमारा। अब एम्स के अंदर जब ऐसे लोग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं करेंगे ऑब्जेक्ट, और वो कई बार चीजें हाईलाइट होती है, कई बार नहीं होती। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मेरे मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वो 2 5 10 सवाल ऐसे रखेंगे पेपर में, तो तुम्हें पता है पेपर टफ और इजी दो बातों से डिसाइड हो जाता है। 4 सवाल, 4 सवाल काफी होते हैं। खत्म करें भाई अपनी ये वाली क्लास ना, किधर से करना है यार, मैं भूल जाता है तो। यस।